वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं टैक्स इंसिडेंट्स इन इंडिया थर्ड टॉपिक। इससे पहले दो टॉपिक्स को मैं डाल चुकी हूँ, असेसमेंट प्रोसीजर, ट्रांसफर प्राइसिंग। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 से लेकर 24 तक के सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं और वो आप लोगों को करने चाहिए, आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। आज ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं ये रखता है 6 से 8 नंबर की वेटेज आपके एग्जाम में, और मैं इसमें 8 नंबर का ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और ये बहुत ही ईजी है, इसे समझिए कि अप्रॉक्सीमेटली 9 ही क्वेश्चन है जो हम पास्ट ईयर से करने वाले हैं। उसमें भी आपको लैंग्वेज में रिपीटिशन दिख जाएगा। इसका मतलब कि पास्ट ईयर करने से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है अगर आपका रिवीजन प्रॉपर होगा। सो इसको आप मिस नहीं करिएगा। इसको अगर आप चाहें तो 1.5 और 2 की स्पीड से सुन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे ही लिखा हुआ है 2020 और 2014, है ना। ये दो बार आ चुका है सेम क्वेश्चन विदाउट एनी लैंग्वेज चेंज। तो चलिए हम भी रीड कर लेते हैं इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एग्जामिन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस attract income tax in India in the hands of recipient under section 9 of the Income Tax Act 1961। ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जो है 4, क्वेश्चन में मार्क्स दिए हुए हैं 8, इसका मतलब 2-2 नंबर का इसके अंदर वेटेज है। इस सब क्वेश्चंस को करते वक्त अगेन मैं एक फॉर्मेट फॉलो करने वाली हूँ और आप भी उस फॉर्मेट को फॉलो करो। आपको पूरे 8 में से 8 नंबर मिलेंगे, काट ही नहीं सकता ना, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन से इंडिपेंडेंट है। तो हम एक ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर दूसरी पढ़ेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, है ना। अगर ये इंटर रिलेटेड होती, पूरा एक क्वेश्चन होता, तो हम पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते और फिर सॉल्व करते। तो यहाँ पे जो पहली सिचुएशन है वो बोल रहा है एक फर्म है सॉलिसिटर्स की इन न्यू दिल्ली जो एंगेज करती हैं अ बैरिस्टर इन यूके फॉर आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अ पेमेंट ऑफ ₹5,000 was made as per the term of professional agreement। प्रोफेशनल एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों के बीच में, जिसके तहत ये जो दिल्ली की फर्म है ये यूके के फर्म के सॉलिसिटर को यहाँ पे बुलाती है, बैरिस्टर को यहाँ बुलाती है और यहाँ केस लड़वाती है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके बदले जो 5,000 रुपये दिए, क्या वो 5,000 रुपये भारत में टैक्स होने चाहिए? याद करो, क्या कोई सेक्शन ऐसी बात करता है? यस मैम, करता है। सेक्शन 911 ये बात करता है इस बात की कि बिजनेस कनेक्शन अगर भारत से इस्टेब्लिश हो जाता है किसी भी नॉन रेजिडेंट का, तो फिर वो जो इनकम उसने यहाँ से ली है दैट विल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो क्या इससे बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है? तो यहाँ पे उसने दो बात की है। पहले तो कि एक प्रोफेशनल एंगेजमेंट है, तो इसका मतलब ये प्रोफेशनली कनेक्ट हुए। क्या बिजनेस कनेक्शन प्रोफेशनल प्रोफेशंस को भी इन्वॉल्व करता है? तो मैंने यहाँ एक केस का रेफरेंस दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी जिसमें कि बिजनेस इंक्लूड करता है प्रोफेशन। इसका मतलब ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। इफ इट इज़ अ बिजनेस कनेक्शन, तो वो जो 5,000 उसने पॉइंट्स यहाँ से जनरेट किए हैं, क्या वो भारत में टैक्स हो जाने चाहिए? यस। अप्लाइंग दिस टू द केस, जो प्रोफेशनल कनेक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द सॉलिसिटर फर्म इन न्यू दिल्ली एंड बैरिस्टर इन यूके, concluding that 5,000 paid to the UK barrister is deemed to accrue arise in India and is taxable in India। ये भाषा अगर आप लिखेंगे ना तो बहुत इम्प्रेस रहेंगे आपके एग्जामिनर और आपको बहुत अच्छी स्कोर देगी और आपके सीए फाइनल को सूट भी करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a non-resident German company which did not have a permanent establishment in India enter into an agreement for execution of electric work in India. Separate payments were made to German company towards drawing and design, which were described as engineering fees का नाम दे दिया गया, ठीक है। द assessee contended that such business profit should be taxable in Germany as there is no business connection within the meaning of section 911 of the Income Tax Act 1961।
देखो उसने भी 911 पढ़ा है और बड़ा सेफली चला है। उसने कहा 911 में तो देखो भाई मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन तुम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, है ना। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास सेक्शन 9 में ना बड़ी सारी लंबी लिस्ट है, कहीं ना कहीं तो हम पकड़ ही लेंगे। और हमने इसे कहाँ पकड़ा, कौन से सेक्शन में पकड़ा, हमने इसे पकड़ा 917 में। 917 क्या बात करता था, वो कहता था इनकम फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड टू एन इंडियन रेजिडेंट इज क्या हो जाएगा, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो क्या ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, यस। और इसकी कंडीशन क्या थी, एक्सप्लेनेशन बता रहा था, ऐसा करते वक्त जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी विदाउट कंसिडरिंग क्या क्या, कि चाहे वो रेजिडेंट है या नहीं है, चाहे कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है या नहीं है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है या नहीं है। तो मतलब जो उसने आर्गुमेंट्स दिए ना कि यहाँ कोई पी नहीं है, कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है, वो सब के सब धरे रह गए क्योंकि उस सब की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती 917 में। वो तो सीधा कहता है कि भाई क्या कोई टेक्निकल सर्विसेज रेंडर हुई है इंडियन सिटीजन को, इंडियन रेजिडेंट को, आंसर इज यस। तो फिर कुछ मत देखो और टैक्स कर दो। तो क्या इसको अप्लाई करें केस में तो ये टैक्स हो जाता है, यस। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, दिस इज कम्प्लीटली एडिशन, आप चाहो मेंशन करो, इम्प्रेस करेगा आपके एग्जामिनर को, बट ये कंपल्सरी नहीं है। तो जो जर्मन कंपनी है उसका कोई पी नहीं है इंडिया में, स्टिल उसकी ये इनकम भारत में टैक्स हो जाएगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 917। कंक्लूड करके मैंने इसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, amount paid by government of India for use of patent developed by Mr. A who is a non-resident। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमने एक प्रॉपर देखा है, सेक्शन 9 में खासा मोह है कि उसमें काफ़ी सारे जो सब सेक्शंस हैं वो बात करते हैं किसकी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पेमेंट्स। चाहे वो सैलरी पे कर रहा है इंडियन सिटीजन को जो सर्विसेज रेंडर करता है आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या वो इस प्रीव्यू में आ जाता है, यस। अगर किसी तरीके की इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो भी आ जाता है क्या, यस। किसी तरीके की कोई रॉयल्टी पेमेंट हो रही है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट मैटर करता है क्या, नहीं, तो भी क्या आ जाता है, यस। अगर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, क्या ये भी आ रहा है, यस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पेमेंट्स को तो हमने स्पेशली देखा है। सो यहाँ पे ये जो दे रहा है, ये दे रहा है फॉर द यूज ऑफ अ पेटेंट डेवलप्ड बाय मिस्टर ए। तो क्या हम इसको यहाँ पे रॉयल्टी मानेंगे, यस। तो अगर हमने रॉयल्टी मान ली तो सेक्शन 916 कहता है कि दिस विल बी डीम्ड टू बी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, हेंस इट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। सो ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, हम इसे अप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Ekta Engineering, a non-resident foreign company, enter into a collaboration agreement on 25/6/2022 with an Indian company and was in receipt of interest on 8% debentures of 10 lakhs issued by the Indian company in consideration of providing technical know-how utilized in its business in Mumbai during previous year 24-25। ठीक है, इसको समझ लो एक बार। यहाँ पे क्या है, एकता इंजीनियरिंग है ना, और कौन है साथ में, इंडियन कंपनी। ये इंडियन कंपनी जो है ये इस कंपनी से क्या ले रही है, टेक्निकल, है ना। यहाँ पे देखो इसने क्या लिया है इससे, टेक्निकल नो हाउ, ओके। और ये बदले में जो इसे पेमेंट कर रही है ना, वो पेमेंट कैश में नहीं कर रही, क्या कर रही है, इसे इसे डिबेंचर्स दे रही है। डिबेंचर्स कितने, 10 लाख के डिबेंचर्स दिए जो क्या होल्ड करते हैं, 8% इंटरेस्ट, ठीक है। सो इसे दो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अगर हम एकता इंजीनियरिंग की बात करें, एक तो इसे कंसिडरेशन मिला है डिबेंचर्स के रूप में, दूसरा इसे फिर इंटरेस्ट भी आता रहेगा उसके ऊपर। तो क्या यहाँ पे एक ही सेक्शन से बात बन जाएगी, नहीं। तो यहाँ पे सेक्शन भी दो अट्रैक्ट होंगे, वो कौन कौन से हैं, अच्छे बच्चे वो हैं जो नीचे लिख के बता देंगे कि हमारी तैयारी पूरी है। मैं भी देखती हूँ कितने बच्चों के नाम आते हैं नीचे कि हमको पता था, हमको पता था। तो यहाँ दो सेक्शंस की बात होगी, 917 और 915। 917 किस चीज़ की बात करेगा, टेक्निकल नो हाउ की। 915 किसकी बात करेगा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसे उस डिबेंचर के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन अगर टेक्निकल नो हाउ के लिए है तो वो FTS में कवर हो जाता है, 97 हमने अभी भी देखा था।
सो इसे अगर हम अप्लाई करें इस केस में, तो 10 लाख के जो डिबेंचर्स उसे मिले हैं एज कंसिडरेशन फॉर टेक्निकल नो हाउ, तो ये जो पेमेंट है इसको हम एफटीएस मानेंगे और ये टैक्सेबल हो जाएगी भारत में। अब उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अगर पेड बाय एन इंडियन रेजिडेंट या इंडियन कंपनी इन दिस केस। तो क्या हाँ है? हाँ, यहाँ पे कौन दे रहा है? इंडियन कंपनी। तो ये इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों चीजें ही उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगी। अप्लाइंग द केस, एकता इंजीनियरिंग जो एक नॉन रेजिडेंट है अर्न करती है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी डिबेंचर्स के फॉर्म में, और कंक्लूड करते हैं कि इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, यहाँ छोटा सा एक नोट डाला है कि डीटीए के प्रोविजंस को भी हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की गई है। इफ यू वांट टू मेंशन दिस नोट, ओके, इफ यू डोंट, इट्स ओके। Explain in brief whether the transaction interest of 5 lakh paid on money borrowed by Mr. Smith, a non-resident, for the purpose of doing business of garments as Mumbai to Mr. John, who is also a non-resident, attracts income tax in India in the hands of recipient in the assessment year 25-26। यहाँ पे क्या है, मिस्टर स्मिथ जो है ना, ये भी कौन है? नॉन रेजिडेंट। और जो मिस्टर जॉन है वो भी कौन है? नॉन रेजिडेंट। और दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पे आपस में अगर कोई पैसे का लेन देन कर रहे हैं जिसकी वजह से मिस्टर स्मिथ जो है वो 5 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मिस्टर जॉन को, तो हमें बताना है क्या ये अट्रैक्ट करेगा इनकम टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ द रिसिप्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 915 वो क्या बात कर रहा था? वो कह रहा था अगर इंटरेस्ट है तो वो हम मान लिया जाएगा डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अगर पे किया जाता है नॉन रेजिडेंट के द्वारा। क्या नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है? यस। इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट इनकर्ड और मनी बोरोड। किस लिए? द बोरोड मनी इज यूज्ड फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया। तो इसने लिया किस लिए था? क्योंकि मिस्टर स्मिथ ने ये कहाँ पे एक्सपेंड किया है? यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ गारमेंट, कहाँ? मुंबई, एंड दैट इज इन इंडिया। तो क्या बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 915 वी कैन से कि दिस इज एन इंटरेस्ट डीम टू अराइज इन इंडिया एंड हेंस इट इज टैक्सेबल इन इंडिया? यस। सो इसे हम अप्लाई करेंगे टू द केस और लास्ट में विल राइट कंक्लूडिंग दिस। सो मिस्टर स्मिथ नॉन रेजिडेंट बोरो करते हैं मनी फॉर द गारमेंट बिजनेस एंड दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जॉन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सिमरन प्राइवेट लिमिटेड holds 55% of shares in Al Kubair Limited, a company incorporated in Dubai. Al Kubair Limited has its offices in India also. Details relating to Al Kubair Limited for the year ended on March 2025 are stated below. ये सारी की सारी डिटेल्स किसकी हैं? अल कुबेर की। इसने हमसे कहा है डिटरमाइन करिए द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अल कुबेर लिमिटेड फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। क्वेश्चन 6 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2020 में आया है। ये सारी की सारी डिटेल्स हमको दी गई हैं अल कुबेर की। हमें निकालना है रेजिडेंशियल स्टेटस। जब रेजिडेंशियल स्टेटस की बात आती है तो किस सेक्शन की बात आती है? सेक्शन 6। और यहाँ पे क्योंकि ये कंपनी है तो किसकी बात आएगी? सेक्शन 6(3) की। वो बताएगा हमें क्या ये स्टेटस रखती है रेजिडेंट का फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो 6(3) को देख लेते हैं एक बार। 6(3) क्या कह रहा था? 6(3) कह रहा था एक कंपनी जो है वो रेजिडेंट कहलाएगी प्रीवियस ईयर में अगर तो वो एक इंडियन कंपनी है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर दैट ईयर, ठीक है, इज इन इंडिया। अगर ऐसा है तो फिर हम उसको रेजिडेंट इन इंडिया कहेंगे। अब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें चेक करनी होती है वो क्या होता है? ABOI टेस्ट। वो हम करेंगे। ABOI टेस्ट क्या था? ये 4 कंडीशंस, क्या ये चारों कंडीशन ये मीट करता है? इसका मतलब हम मान लेंगे ABOI टेस्ट इसने क्लियर कर दिया है। ये कंडीशंस क्या थी? इसकी पैसिव इनकम इसकी टोटल इनकम से 50% या उससे कम रहनी चाहिए। इसकी जो टोटल असेट्स भारत में हैं
वो इसकी ओवरऑल असेट से 50% या उससे नीचे होनी चाहिए। इसके टोटल एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं वो 50% या उससे नीचे होने चाहिए, जो इंडियंस हैं, इंडियन रेजिडेंट्स हैं या फिर इंडिया में हैं। और जो पेरोल एक्सपेंसेस वो कर रहा है इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, वो भी 50% या उससे कम होना चाहिए उसके टोटल पेरोल एक्सपेंस से। तो ये सारे के सारी कसौटी पे हम उसको टेस्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या होती है, तो मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन दे दी है फॉर योर हेल्प। पैसिव इनकम एग्रीगेट होती है कोई भी ट्रांजेक्शन से होने वाली इनकम जो परचेज और सेल हो ऑफ गुड्स फ्रॉम और टू एन एसोसिएट एंटरप्राइज। तो ये क्या कहलाएगी उसकी पैसिव इनकम। इसके अलावा रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम, ये सब की सब क्या रहती हैं, पैसिव इनकम्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे कैलकुलेशन इसकी पैसिव इनकम का। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स। तो ये सब मिला करके तो इसकी क्या हो गई, एसेट्स। ये क्या है, इनकम, है ना। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग ऑपरेशन 730 1370। फिर नीचे ये बता रहा है कि ये जो टोटल इनकम है ना, इस इनकम के अंदर इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल आर टू एई 2040, 20 इंडिया से, दुबई से 40। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर परचेजेस आर फ्रॉम एई, दैट इज 30 55, 30 फ्रॉम इंडिया एंड 55 फ्रॉम दुबई। इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर सेल परचेजेस आर टू फ्रॉम एई 45 80, 45 80। तो कौन सा है जो पैसिव इनकम में काउंट करेगा, दिस। ठीक है, सो 45 80 ये क्या है, पैसिव इनकम ऑफ अल कुबेर दुबई। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये भी क्या है, पैसिव इनकम। इसके अलावा इसने दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हम चेक करेंगे जब एम्प्लॉयज़ की बात होगी। और ये है पेरोल एक्सपेंसेस की बात है। इसको लिखते वक्त इसने हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की। इसने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है ना वो 70 और 90 हैं, जिसमें से भी अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ द अबव मेंशन टोटल एम्प्लॉयज़ जो रेजिडेंट इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं वो 5 और 30 हैं। ठीक है, payroll expenses on employees, payroll expenses on unskilled employees out of the above mentioned। क्या कहीं पे भी सेक्शन ने अनस्किल्ड स्किल्ड की कोई डेफिनेशन दी थी, नहीं, टोटल की बात करता है ना वो। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स बताई गई है, 3 हुई हैं भारत में और 4 हुई हैं दुबई में। अब हम इन सारी चीज़ों को अपने जगह डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या टोटल रहेगा। सबसे पहले देखते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ से 45 प्लस 80 ये हो गई पैसिव इनकम। और यहाँ से इसकी पैसिव इनकम क्या हो गई, इंटरेस्ट और डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 560 320। तो हमने सबसे पहले पैसिव इनकम को किया है। ठीक है, सो ये आ गया ये। तो टोटल पैसिव इनकम कितनी हो गई, 1005। अब हमको क्या देखना है कि इसकी पैसिव इनकम इसकी टोटल इनकम का क्या होना चाहिए, 50% या उससे नीचे। तो हमने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है जिसमें हम इस टेस्ट को, ये चारों के चारों पैरामीटर्स को लिख दिया है। तो सबसे नीचे क्या है, पैसिव इनकम। तो इसकी कितनी है, जो पैसिव इनकम है वो कितनी है, 1005। जबकि इसकी टोटल इनकम कितनी है, देखो टोटल इनकम कितनी थी इसकी, 730 प्लस 1370। इस दोनों को ऐड कर लो, कितना आता है, 2100। ठीक है, तो दोनों का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, 1005 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100, इट कम्स आउट 47.86%। क्या ये 50 से नीचे है, यस। तो क्या ये टेस्ट पास हो गया, ऑफ कोर्स। ऐसे ही हम सब चीज़ों का टेस्ट करेंगे। अब हम एसेट्स की वैल्यूएशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी एसेट क्या है भारत में, 150 225 800, इन तीनों का टोटल करो। और टोटल एसेट कितनी है इसकी, 1500 प्लस 650, 225 प्लस 105 एंड 800 प्लस 1900। तो इन दोनों को अगर हम लेंगे तो कितना आ गया, तो 2525 इज दी एसेट विच बिलोंग्स टू इंडिया। और ये हो गई टोटल इंडिया प्लस दुबई। तो ये दोनों को अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, दिस कम्स आउट 41%, विच इज अगेन लेस देन 50%। तो क्या यहाँ पे भी टेस्ट सेटिस्फाई हो गया, यस। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 70। टोटल कितने हैं, इन दोनों को प्लस कर दो, 160। तो 70
divided by 160, that comes out 43.75। ऐसे हम पेरोल एक्सपेंस को लगा देंगे। पेरोल एक्सपेंस कितना है 940, टोटल कितना है 940 प्लस 1250 कितना आता है, दैट इज 2190। तो हमारे पास परसेंटेज क्या है 42.92। क्या ये जो कंडीशन थी ABOI टेस्ट, इसमें हमें एक दो को ही देखना था कि एक दो हो जाएगा तो भी हम कर देंगे, नहीं, चार की चार कंडीशंस मस्ट होती हैं कि ये कंप्लाई होनी चाहिए। क्या इस केस में अलकुबेर ने ये चारों कंडीशन मीट की हैं? यस, ये चारों की चारों ही कंडीशन मीट हो गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चारों की चारों कंडीशन मीट हो गई, इसका मतलब इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया प्रूव हो गया। अब हमको क्या देखना है कि ये एंगेज्ड है इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, है ना, और मेजॉरिटी जो इसकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं वो क्या है, 4 आउट ऑफ 7, वो भी कहाँ हो रही थी, दुबई, क्योंकि इंडिया में कितनी हो रही थी, 3, 4 इज इन दुबई। तो क्या उसकी बोर्ड मीटिंग्स भी ज़्यादातर भारत से बाहर हो रही हैं? भाई उसकी इनकम भी ज़्यादातर बाहर हो रही है, उसकी बोर्ड मीटिंग्स भी बाहर हो रही है, तो फिर क्या हम उसको भारत के लिए रेजिडेंट का दर्जा दे सकते हैं? द आंसर इज नो, he is a non-resident company in India for this particular assessment। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। So Vionic Inc., a company incorporated in Japan, is engaged in development of infrastructure and providing consultancies in the same field. During financial year 2024-25, its shareholders met in India 3 times. The first 2 meetings were held to discuss the modification of rights attached to various classes of shares. The third meeting was held to discuss and decide about the sale of the company's asset situated in India. It provides the following additional information pertaining to financial year 2024-25। क्या क्या information ये हमें दे रहा है? Dividend declared by Miyani Inc., a Japan-based company, 54,000. Miyani Inc. holds 70% of its total assets in India. Fee for technical services received from Government of India. How much? 4,54,000. So Government of India ने इसे utilize किया है for a project development in in Nepal. Interest received from Messrs O, a unit located in IFSC. In respect of monies borrowed by Messrs O, 15,400, ड्यू जो डेट ऑफ लोन है वो क्या है 24/12/2023। ये क्रिटिकल है ना? क्यों है क्रिटिकल, सबको पता है ना, बताना जरा लिख के, ठीक है। उसके बाद ऑन 26/8/2024 वियोनिक इंक सोल्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इट इन एन इंडियन कंपनी फॉर 89 पर शेयर्स। 89 पर शेयर से सेल किया है 5,000 इक्विटी शेयर। दीज शेयर्स वर ब्रॉट बाय वियोनिक इंक ऑन 28 जून 2013 फॉर 64 पर शेयर। Both the purchase and sale of shares were effected through a recognized stock exchange. Fair market of the shares as on 31/1/2018 was 70 per share. You are required to compute the total income of Vionic Inc. for the assessment year 25-26. Briefly explain the relevant provision of the Income Tax Act. देखो हमको उसकी टोटल इनकम निकालनी है, किसे अप्लाई करके, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट किस पे अप्लाई होता है, टू दी रेजिडेंट्स, है ना। तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या ये फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स भारत का रेजिडेंट है, कौन, वियोनिक इंक। तो उसे टेस्ट करने के लिए हमें देखना होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं, दैट इज रिगार्डिंग दी मीटिंग्स हेल्ड। तो हम सिर्फ इसी टेस्ट को अगर अप्लाई करेंगे और सेक्शन 6(3) को अप्लाई करेंगे तो ये जो, तो इसके चीज के टेस्ट को अगर हम लगाएं तो ये क्या हो जाती है, इट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन रेजिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है तो इसकी भारत में कौन सी इनकम टैक्स होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया, income deemed to accrue arise in India and income received or deemed to be received in India। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई इनकम इसकी भारत में टैक्स नहीं होगी। तो इसे अप्लाई करते हुए हम एक एक चीज को देखते चलेंगे। सबसे पहले जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो क्या ये भारत में इसका टैक्स हो जाएगा? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि सर्कुलर
फॉर 2015 जो कि 2015 में आया था उसके हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड बाय बियानी इंक अ फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विच derive their value substantially from assets situated in India would not be deemed to be income accrue or arise in India. ठीक है, इसकी वजह से ये इनकम भारत में टैक्स नहीं होगी। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अभी हमने जो क्वेश्चन किया वहाँ हमने बात की थी, क्या ये पूरी तरीके से टैक्स हो जाएगा? ठीक है, ये टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम 917 का हवाला देंगे। उसके बाद थर्ड सिचुएशन है इंटरेस्ट रिसीव हुआ फ्रॉम मेसर्स ओ। एक यूनिट कहाँ है? IFSC। और IFSC की जो यूनिट्स होती हैं उससे रिलेटेड एक बहुत क्लियर कट हमारे पास क्या था? एज पर सेक्शन 1015 इस तरीके की जो भी इंटरेस्ट पेबल है वो टू अ नॉन रेजिडेंट बाय मेसर्स ओ, जो कहाँ लोकेटेड है? IFSC। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड इट ऑन और आफ्टर 1/9/2009 क्या हो जाती है? एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो क्या बाय वर्च्यू ऑफ दैट फैक्ट ये इनकम भी भारत में टैक्स नहीं होगी? नो। अब आप देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रूशल है। तो इसको निकालते वक्त हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सबसे पहले तो सेल्स कंसिडरेशन क्या है, और उसमें से माइनस करते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे क्या होती है? हायर ऑफ दीज टू। क्या दोनों? एक तो एक्चुअल कॉस्ट और दूसरा फेयर मार्केट वैल्यू और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, राइट। तो सबसे पहले हम इसे डालते हैं फॉर्मूला में, देखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन कितनी है इसकी? तो 5000 शेयर्स इसने बेचे हैं 89 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितना हो गया? 4,45,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है इसकी यहाँ पे? तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है? इट्स 64 रुपीज़, है ना। 5000 इंटू 64 से इसने खरीदा है। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं दो कंडीशन, जिसमें से हमें एक चूज करनी है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 31/1/2018 को, वो कितनी आ रही है यहाँ पे? 3,50,000। और अगर हम 89 रुपीज़ जो कि जो उसकी सेल प्राइस है, अगर हम उसी से उसे मल्टीप्लाई करें दैट कम्स 4,45,000। तो दोनों में से लेस क्या है? दैट इज 3,50,000। तो 3,50,000 ये है, और एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 3,20,000। तो दोनों में से हायर क्या है? 3,50,000। तो इसे लेस करेंगे दैट कम्स आउट 95,000। तो 95,000 इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस टोटल को हम कर देंगे तो 5,49,000 इज द टोटल इनकम ऑफ वियोंग इंक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Messrs. Black and Brown SA BNB, a company incorporated in country X, appointed Mr. Lal Singh as an agent in India. कहाँ आ गया? पहले ही दिमाग में आ गया ना। Lal Singh habitually maintains in Indian stock of goods or merchandises and regularly delivers the same on behalf of various non-resident entities including B&B. B&B does not have a permanent establishment or a fixed place of profession in India. Also, there is no DTA between India and country X. B&B earned the following income from India during the financial year 24-25. क्या क्या है? Income from delivery of goods by Mr. Lal 2 crore. Fee for technical services 55 lakh after deducting 6 lakh spent on earnings such income. Long-term capital gain from sale of unlisted debentures of White Limited, an Indian company subscribed in US dollars 14 lakh. Transfer took place on 10/12/2024. BNB had paid 50 lakhs as tax in country X in respect of the above mentioned income earned from India. अब यहाँ इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि उस कंट्री में वो इन इनकम्स के रिस्पेक्ट में टैक्स दे चुका है, तो क्या भारत में टैक्स देना बनता भी है कि नहीं है? So you are required to discuss the relevant provisions of the Income Tax Act with respect to the taxability of income earned by BNB in India and compute the tax payable by BNB on the above income. ठीक है। सो सबसे पहला थी इनकम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो क्या ये यहाँ टैक्सेबल है? यस, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 911 कोई भी इनकम नॉन रेजिडेंट की
अगर चाहे वो फॉरेन कंपनी ही क्यों ना हो, डीम टू एक्रू अराइज इन भारत मान ली जाएगी अगर वो थ्रू किसी एजेंट है। तो क्या ये बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है? यस। तो ये पूरा का पूरा 2 करोड़ भारत में टैक्स हो जाएगा। फिर है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, 917 इसकी बात करता है। वो कहता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज को भी भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन मान लिया जाएगा अगर ये रिसीव किया जाता है बाय ए नॉन रेजिडेंट फ्रॉम एन इंडियन सोर्स। तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक जो चीज़ है वो देखनी है कि जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन हमेशा किस पे आता है? ग्रॉस पे। और यहाँ पे इसने वैल्यू हमको जो दे रखी है ना वो नेट दे रखी है 55। तो हम 55 में जो एक्सपेंसेस किए हैं इससे भी ऐड बैक करेंगे और 61 लाख को यहाँ पे टैक्स करेंगे। थर्ड सिचुएशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, अभी भी हमने वही क्वेश्चन किया था तो इसने यहाँ पे ये डेट्स दे के ना हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की है ना, कि क्या ये भी टैक्स होने से बच सकता है? तो ऐसा नहीं है, ये पूरी तरीके से टैक्स होगा। और बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 911 जो कहता था कोई भी कैपिटल गेन अगर होता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो भारत में सिचुएटेड है, तो वो भारत में इनकम मान ली जाएगी। यहाँ पे जो डिबेंचर्स है ना वो अनलिस्टेड हैं और इंडियन कंपनी से बिलोंग करते हैं, जबकि वहाँ क्या था, है ना, वहाँ कंडीशंस वर सेपरेट। सो ये पूरा का पूरा 14 लाख जो होगा ये भारत में ही टैक्स होने वाला है। अब हम निकालते हैं इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी। तो ये होती है इसकी टोटल इनकम 2 करोड़ 75 लाख। अब हमें कंप्यूट करना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए जो हमने टोटल इनकम की है फिर हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है जो सेपरेट रेट से टैक्स होंगे, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हैं जो सेपरेट रेट से टैक्स होंगे, तो हम उसके रेट लगा के ही टैक्स करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स है? 12.5%। ठीक है, सो 12.5% जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट 1,75,000। उसके बाद फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज हम किस रेट से टैक्स करेंगे? 20% से, दैट कम्स आउट 12,20,000। और जो बैलेंस बच गई विच इज 2 करोड़, उसको हम टैक्स करेंगे एट द रेट 35%। तो वो कितना आता है? 70 लाख। इस टोटल में हम ऐड करेंगे 2% सरचार्ज। आप लोगों को पता होगा सबको 1 करोड़ तक की इनकम जो होती है फॉरेन कंपनीज की उसके ऊपर 2% सरचार्ज लगता है। तो इस पे कैलकुलेट करेंगे सरचार्ज और उसके बाद इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे SHEC। तो उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी विद राउंडिंग ऑफ कम्स आउट 89,05,420। कमाया क्या? 2 करोड़ 75 लाख। ठीक है, टैक्स कितना देके गए? तो किसने ज्यादा कमाया? गवर्नमेंट ने। चलिए, तो दिस वाज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर Beyond. Question number 6. Mr. Robert, a non-resident and German citizen, is employed in German company. The German company has a P in India and accordingly the income of P is chargeable to tax in India. Robert visited India during financial year 24-25 on an official work and stayed for 85 days. His salary for the period was 28 lakh which is borne by the Indian P. Robert held 1200 share of Nalapir Private Limited, an Indian company, since 28/11/2017, which he acquired for 15 per share. ये सब इंडियन रुपी में चल रहा है, ठीक है। For acquiring the shares, he remitted USD 50,000 to India on 1/11/2017. He sold these shares on 23/6/2024 for 43 per share. Robert also held 2,000 equity shares of Eribits, a German company, which he acquired for 145 per share in 2020. AG follows April to March as its financial year. He sold all these shares for 615 per share to David, another non-resident, on 26/8/2024. सो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी है एजी की एज ऑन 31/3/2024। तो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स कितनी है? 15। टोटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड कितनी है? 12। और इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड इन इंडिया कितनी है? 8 करोड़। अभी कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम एरबिट्स रिसीव्ड इन इंडिया ऑन 28/6/2024 वॉज 1,11,000। तो आप लोगों को क्या करना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्सेबल इन इंडिया ऑफ मिस्टर रॉबर्ट इग्नोरिंग द प्रोविजन ऑफ DTA बिटवीन इंडिया एंड जर्मन इफ एनी। अगर गलती से आपको कोई DTA प्रोविजनिंग्स याद है तो प्लीज उसको अभी के लिए भूल जाओ, है ना, उसको मत कंसीडर करना while answering this question. Exchange rate for USD on the relevant dates is given below.
तो हम लोगों को एक्सचेंज रेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, बायर्स एंड सेल्स के। तो ये सारे के सारे हमको यूज़ करने होंगे वाइल आंसरिंग आर क्वेश्चन। तो इसमें मोटे तरीके से क्या है, सैलरी है और उसने 2 कंपनीज के शेयर बेचे हैं, और तीसरी चीज़ उसने जो की है दैट इज ही रिसीव्ड डिविडेंड। ठीक है, ये 4 ही चीज़ें हमने बताना है वेदर दीज आर टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट। लेट्स सॉरी, लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, सैलरी इनकम, क्या ये भारत में टैक्स होगी? यस, अंडर द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 912 विच सेज कि अगर कोई इनकम अंडर द हेड सैलरी पेबल है फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया इज रिगार्डेड एज इनकम earned in India and hence it will be fully taxable in India. मिस्टर रॉबर्ट को यहाँ 28 लाख मिले हैं फ्रॉम द इंडियन पी ऑफ अ जर्मन कंपनी फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, ठीक है, जबकि वो भारत में 85 डेज रहा है जो लेस देन 90 डेज है। ये किस लिए बोला है, क्योंकि सेक्शन 10(6) हमें कुछ एक कंडीशंस बताता था जिसमें कि यहाँ पे की गई सैलरी को शायद आप टैक्स ना करें, वो एग्जम्पशन के अधिकारी हो सकते थे। उस सिचुएशन में क्या था कि भारत में कोई पी नहीं होनी चाहिए, बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए और स्टे करे 90 डेज से कम, जो कि ये कर रहा है। और तीसरा क्या था कि एम्प्लॉयर की इनकम में उसकी इनकम इंक्लूडेड नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन वो पूरी नहीं कर पाया पी वाली। तो even though his stay was just 85-day exemption under section 10(6) is not available since the German company has a permanent establishment in India। तो कंक्लूड क्या करेंगे, 28 लाख भारत टैक्स होगा। सो 28 लाख को टैक्स करते वक्त हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, तो ये जो बचेगा दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट चीज। फिर उसने क्या किया था, शेयर्स बेचे थे। शेयर्स किसके बेचे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसने नालापीर प्राइवेट लिमिटेड 1200 शेयर्स थे, बेचे किस रेट से हैं, 43 रेट से हैं, खरीदे कितने थे, 15 रुपए से। ठीक है, सेल देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम किसका निकालेंगे, नालापीर प्राइवेट लिमिटेड का। सेक्शन 48 अगर आप लोगों को याद हो, उसका फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता था, मैंने यहाँ लिख के छोड़ा आप लोगों के लिए। जब भी शेयर्स परचेज होते हैं फॉरेन करेंसी में, कैपिटल गेन को हमें कैसे कंप्यूट करना होता है, उस करेंसी में ही, कंसीडरिंग द एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। वो हम क्या करेंगे, बाय प्राइस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, है ना। सो सबसे पहले सेल्स कंसिडरेशन निकालेंगे, 1200 क्वांटिटी इंटू 43 जिसमें कि उसने बेचा, हम उसे डिवाइड करेंगे कितने से, एवरेज ऑफ द करेंसी ऑन दैट डेट। तो हमारे पास आता है $688। यही चीज इसने खरीदी कितने में थी, 15 रुपए में, 1200 इंटू 1500। अगेन जिस डेट पे इसने खरीदी थी, ठीक है, उस डेट पे बाइंग रेट सेलिंग रेट, इस दोनों का हम निकालेंगे एवरेज, दैट कम्स 300। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है $388, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हमारी इंडियन करेंसी में। तो करेंसी में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या लेंगे, बाइंग रेट। बाइंग रेट क्या है उस दिन का, 74। तो 74 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स 28,712। ठीक है, सो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन इनका। अब हम दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, जो है ये वाले शेयर्स जो आर्बिट्स के हैं। अब यहाँ पे आर्बिट्स के केस में इसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, तो यही हमारे दिमाग को ठनका देती है ना। पहले ही सोच लो कि ऐसा क्या बात है, सिर्फ कैप गेन निकालना था, इतना सब क्यों क्यों दे रखा है। तो वो बहुत समझदार है, क्योंकि यहाँ पे जो ये शेयर्स हैं ये टैक्सेबल नहीं होंगे, और यहाँ लगेगी 911 की एक्सप्लेनेशन 6। एक्सप्लेनेशन 6 क्या कहती थी, जहां पे फॉरेन कंपनी के शेयर्स shall be deemed to derive their value substantially from Indian assets only if the value of its immovable property in India exceeds 10 करोड़। सिर्फ यही एक इसका ऑप्शन नहीं था, इसके साथ ही साथ इसको अगर ये 10 करोड़ की कंडीशन पूरी कर जाती है तो इसके साथ एक कंडीशन और क्या पूरी करनी पड़ती थी कि 50% या उससे ज़्यादा उसकी टोटल एसेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करे द वैल्यू ऑफ एसेट ओन्ड बाय द कंपनी जो इंडिया में है। तो यहाँ पे तो पहली ही कंडीशन जो 10 करोड़ की है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, सो इस वजह से ये जो है इमोबल एसेट्स है ही नहीं इसकी इससे ज़्यादा। तो जो सेल ऑफ 2000 शेयर्स हैं आर्बिट्स के, वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माने जाएंगे, हेंस इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है, सो यहाँ की टैक्सेबिलिटी हमने लिख दी और यहाँ का क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करते हैं हम
तीसरी सिचुएशन की दैट इज डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे यहाँ पे टैक्स होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले हम खिसक के चलते हैं स्कोप ऑफ इनकम में। स्कोप ऑफ इनकम ने 5.2 ने बोला था कि एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल होगी इंडिया ऑन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, है ना। सो क्या ये इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है? तो देखो, क्या ये इनकम रिसीव्ड इंडिया है? डिविडेंड फ्रॉम आर रिसीव्ड इन इंडिया। तो हमें कुछ और डिफिकल्टीज देखने की जरूरत है नहीं, उसको प्रीव्यू को लगाते ही 1,11,000 भारत में टैक्स हो जाते हैं। तो दिस टोटल कम्स आउट 28,89,712। तो दिस इनकम इज टैक्सेबल फॉर मिस्टर रॉबर्ट एन एवेंथ। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस of a non-resident in India shall also constitute business connection in India explained। completely a theory question और bonus marks 2 नंबर का है। as it is जो आपने रटा हुआ है वो यहाँ लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने लिखा है इसे रट के लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली सेक्शन 911 जहाँ बिजनेस कनेक्शन की बात होती है वो दो चीज़ों को इंक्लूड कर रहा था। वो कह रहा था कोई भी बिजनेस एक्टिविटी अगर किसी एजेंट से करवाता है नॉन रेजिडेंट वो, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर है किसी नॉन रेजिडेंट की भारत में, तो हम उसे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मान लेते हैं। तो उसके लिए बेसिकली उसे क्या करना होगा? सो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती थी, तो उसे किसी एक कंडीशन को पूरा करना पड़ता था। पहली कंडीशन क्या होती थी? ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड, और दूसरी यूजर एंगेजमेंट थ्रेशोल्ड। तो ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड कितने की थी? 2 करोड़ की। तो वो क्या कहता था एग्रीगेट जो पेमेंट है आपकी, जो ट्रांजैक्शन है, कौन सी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग गुड्स सर्विसेज प्रॉपर्टी with any person in India including the provision of downloads of software और data in India, अगर वो 2 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट में जाता है तो भी हम इसे क्वालिफाइड मान लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक नॉन रेजिडेंट जो सिस्टमैटिकली और कंटिन्यूसली सॉलिसिट करता है बिजनेस एक्टिविटी और एंगेज करता है इंटरेक्शंस विद 3 लाख यूजर्स और मोर इन इंडिया, तो ये दोनों ही सिचुएशंस में अगर कोई भी सिचुएशन एक सेट हो जाती है तो हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि दिस नॉन रेजिडेंट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। तो इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? जस्ट गो टू दिस। और तो फाइनली हम क्या मानते हैं कि दिस प्रोविजन टारगेट्स digital businesses, e-commerce platforms and technical companies that operates remotely but derive significant revenue or user engagement from India। हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पे नॉन रेजिडेंट मीटिंग ईदर ऑफ द टू थ्रेशोल्ड, ईदर दिस और दैट शैल हैव अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। और अगर ऐसा होता है तो उसकी जो भी इनकम होंगी दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। इनकम एट्रीब्यूटेबल टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया अंडर सेक्शन 911। सेप प्रोविजन इंश्योर करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन इकोनॉमी, अलाइंगिंग इनकम टैक्स लॉज with evolving global taxation stack। चलिए let's see question number 8। Messrs ABC Limited, ABC Inc., a company incorporated in Korea, enters into an agreement with XYZ Limited, an Indian company, for providing assistance to the latter in setting up a power plant in Gujarat। The scope of work include offshore services in the nature of drawing and design of electrical and networking work, and onshore services in respect of installation of such machineries। The consideration for aforesaid scope of work was agreed to be 3 crore for offshore services and 2 crores, this is 2 crores 2 crores for onshore services। The consideration was discharged as follows: 3 crore in respect of offshore services was paid in ABC's bank account in Korea on 1st July 2024, 6% debenture for 2 crores were issued on 1st September 2024 in consideration for onshore services। Discuss the implication in India in respect of the above transaction in the hands of Messrs ABC Inc. Under the provision of the Act for Assessment Year 25-26, for the purpose of your answer, you may assume that the activity of ABC Inc. do not constitute any business connection in India। Ignore करें the provision of tax treaties and DTAA। No issues। 6 नंबर का क्वेश्चन है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बोलते बोलते ही कर दिया होगा। ABC इंक है और ABC XYZ लिमिटेड, ABC इंक और XYZ लिमिटेड, ठीक है। ये इसे बुलाती है कि भाई आओ और मेरे यहाँ पे एक पावर प्लांट सेटअप कर दो, कहाँ पे, गुजरात में। इसके बदले में ये इसे क्या दे रहा है, ये इसे पेमेंट दे रहा है दो तरीके से। कैसे? ऑफशोर वाले काम के लिए 3 करोड़ और ऑनशोर वाले काम के लिए 2 करोड़। 3 करोड़ को वो कैसे देता है? बैंक में। और 2 करोड़ को वो कैसे दे रहा है? वो दे रहा है 6% डिबेंचर्स। सो पहले तो ये 2 करोड़ जो हो गया ये कंसिडरेशन है, ये टैक्स। उसके अलावा ये 6% इंटरेस्ट जो होगा, कितने पीरियड के लिए दिया है? 1 सितंबर को, तो 7 महीने का। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट होगा, क्या ये भी इसकी इनकम मानी जाएगी? क्योंकि ये कहाँ से जनरेट कर रहा है? XYZ लिमिटेड, वो क्या है? इंडियन कंपनी। सो लेट्स सी द आंसर। सो सबसे पहले फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो ऑफशोर की हैं वो पूरी तरीके से टैक्स हो जाएंगी। उसके बाद फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो ऑनशोर का है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर 2 करोड़, वो भी टैक्स हो जाएगा। यहाँ पे नोट देख लीजिए, सेक्शन 917 बात करता है फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेड टू नॉन रेजिडेंट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। और इसमें बहुत ज़्यादा हमको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। पेयर जो है वो रेजिडेंट है भारत का, और सर्विसेज जो है वो कहाँ यूटिलाइज होने वाली हैं? फॉर इंडिया। ठीक है, सो ये जो भी इनकम इसने जनरेट की है दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम कंप्यूट करेंगे, कितना है? 2 करोड़। ठीक है, उसका 6% 7 महीने का इज इक्वल टू 7 लाख रुपीज एज पर सेक्शन 915। अगर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पेबल बाय है रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमको कुछ नहीं देखना, उसका पी नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं है, वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना बड़ा था एंड आंसर वाज, ठीक है। सो दिस इज ऑल टैक्सेबल इन इंडिया, और कितना है? 5 करोड़ 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 9। Millie's Inc., a company incorporated in the US, is engaged in development of infrastructure and providing consultancy in the same field. During the financial year 24-25, its shareholder met in India 3 times. The first 2 meetings were held to discuss the modification of rights. कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? Third meeting held for discussion of the company situated in India. The meeting of board of directors are held in Chicago, USA. Name change. Where management and commercial decisions necessary for the conduct of company's business are taken. It provides the following information pertaining to financial year 24-25. अच्छा, इसका एक नुकसान भी होता है समटाइम, हमें अगर कोई क्वेश्चन ना हमारा अपना देखा हुआ मिल जाता है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को रीड करते वक्त ना अपना फोकस लूज कर देते हैं। और जहाँ उस एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो छोटी सी एक घुंडी मारी होती है ना, एक कोई एक चीज़ चेंज कर दी जाती है, वो हमारी नज़र के नीचे नहीं आती, और जिसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना। बी हैप्पी कि क्वेश्चन कुछ कुछ सेम लग रहा है, मतलब हम इसे ज़्यादा जल्दी और पूरी तरीके से कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को ना हमेशा डिसिप्लिनली ही रीड करना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। कह रहा है डिविडेंड रिसीव हुआ है 5,50,000 नेट ऑफ TDS। सो हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस ऑन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऑफ जेड लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इशूड अंडर अ स्कीम ऑफ, जस्ट इग्नोर दिस, under the scheme of central government issues shares of Z Limited, and Miles Inc. purchase these shares in foreign currency through an approved intermediary. Fee for technical services received from Government of India is 5,85,000. The Government of India utilized such technical services for development of a project carried out by it in Nepal. काफी favorite है Nepal. You are required to determine the residential status of Miles Inc. and compute the total income of Miles Inc. for the assessment year 25-26, briefly explaining the relevant provisions of the Income Tax Act. 6 नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें कुछ भी नहीं है, एज इट इज। सबसे पहले हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमको देखना होगा इसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हम क्या देखेंगे? पोएम। तो पोएम देखते वक्त क्या देखना होगा कि जो एज इट इज
जो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे क्या शेयर होल्डर्स की मीटिंग का कोई वैसा पर्पस था? आंसर इज नो। तो इसकी कैटेगरी क्या निकल के आती है? नॉन रेजिडेंट। अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो इसकी कौन सी इनकम भारत में टैक्स होगी? 5(2) का स्कोप क्या कहता है? एक्रू अराइज इन इंडिया या फिर डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 9 या रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। तो उस टेस्ट को हम लगा देते हैं। सबसे पहले क्या है? डिविडेंड ऑन GDRs ऑफ Z लिमिटेड इंडियन कंपनी। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन लगती है? 914 डिविडेंड पेड और पेबल बाय एन इंडियन कंपनीज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे ये होल्ड करता है GDRs ऑफ Z लिमिटेड, जो क्या थी? इंडियन कंपनी। तो डिविडेंड पेड अगेंस्ट द इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स एंड परचेज इन फॉरेन करेंसी, द डिविडेंड इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। लेकिन हमको क्या करना होगा? इसकी ग्रॉसिंग अप। ग्रॉस अप करेंगे तो कैसे करेंगे? 550 है और TDS रेट क्या है? 10.4। तो हम इसे रिवर्स करके इट विल कम आउट 6,13,839। तो दिस विल बी टैक्सेबल हियर। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगेन व्हाट अट्रैक्ट सेक्शन 917। तो इसको अप्लाई करेंगे और क्या ये पूरी तरीके से भारत में टैक्स हो जाएगा? यस। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? तो इनकम को हम राउंड ऑफ कर देंगे to the 10 rupees and this comes out 11,68,840। तो यहाँ पे इनकी क्या इनकम होगी? द इनकम विल बी दिस। आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। इन बिटवीन आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस सो दैट कि आप लोगों का कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पॉइंट लेफ्ट आउट ना रहे। डू मेंशन मी इन द कमेंट बॉक्स द राइट आंसर्स इफ यू नो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।